नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट नरेश चौहान जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और एडवोकेट है, राजनीति विश्लेषक भी हैं। लगातार आप हमारे चैनल पे देखते रहे हैं, लेकिन आज हमने इनको बैठाया है एक बड़े मुद्दे पर। और बड़ा मुद्दा ये है क्योंकि हम आपको अहीरवाल की जो सियासत है, चाहे पुरानी हो, चाहे नई हो, चाहे आने वाली सियासत हो, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और किस तरीके से जानकारी देंगे वो हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से, यानी कि पुरानी जो सियासत होती थी अहीरवाल की, किस तरीके से कौन कौन से घराने राज करते थे, तमाम चीजों पे बारी बारी विस्तार से चौहान साहब से जानेंगे और आपको दिखाएंगे। साथ में दिखाएंगे आपको वर्तमान चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, किस तरीके से चुनाव जो है मुकाबले का हो गया, कांटे का हो गया है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से जो है कांग्रेस ने बब्बर को उतारा, राज बब्बर फिल्म अभिनेता को, और राव इंद्रजीत सिंह तीसरी बार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम चीजों पे बड़े विस्तार से बात करेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी और रोहतक लोकसभा सीट पर भी तमाम चीजों पे चौहान साहब का विश्लेषण जानेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को बड़ा इंतजार था कि नरेश चौहान जी का विश्लेषण कब आएगा। और 25 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, उससे पूर्व एक बार हम तमाम चीजें जानते हैं। चौहान साहब, पहले तो हमारे दर्शकों का पुरानी सियासत, थोड़ा सा आपके पास आंकड़े हैं, डाटा है, थोड़ा सा बताएं ना, थोड़ी सी कैसी सियासत रही है अहीरवाल की। नमस्कार, धन्यवाद मोहनलाल जी। मतलब आज जो अहीरवाल हमारा ये क्षेत्र है, दिल्ली से लेके और अलवर तक और उधर भिवानी और झज्जर तक ये फैला हुआ है। 2009 के परिसीमन में इसको हम कह सकते हैं कि 3 लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया है। परिसीमन में मुख्यमंत्री का एक बहुत रोल होता है, तो मुख्यमंत्री ने शायद इस अहीरवाल की चौधर को खत्म करने के लिए या निष्प्रभावी करने के लिए ये खेल खेला था। या अपना राजनीतिक फायदा भी आप मानते हैं? अपना तो यही हो गया ना, जब एक चौधर किसी एक जाति की खत्म होगी तो उसमें फिर टुकड़े हो जाएंगे और हम अपना फायदा ले लेंगे। या फिर अहीरवाल को खिंड भिन्न करने की एक रणनीति थी कहीं? वही मैंने कहा ना कि खिंड बिंड यूं ही तो किया जाता है कि मुझे भी उस खिंड बिंड में कहीं ना कहीं फायदा मिले। चलिए कंटिन्यू। तो गुड़गांवा एक अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, महेंद्रगढ़ भिवानी एक अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, और रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा को रोहतक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से अहीरवाल को 3 हिस्सों में बांट दिया। पुराना अहीरवाल जो था, मतलब वो चंद घरानों तक सीमित था। रामपुरा हाउस, बूढ़पुर हाउस, और फिर आगे चल के सहारणवास हाउस। तो ये चंद घराने कहीं ना कहीं आगे पीछे चलते रहे, और फिर कनीना हाउस, एक नया हाउस जुड़ गया कर्नल राम सिंह का। हालांकि कुल मिला के ये नांगल पठानी, शादत नगर, कनीना, सहारणवास, ये जिसको कहते हैं ना एक ही बेल के तुमड़े, कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों में आपस में गुथे हुए कनेक्टेड है। यानी तो उस चीज को धीरे धीरे आज वो स्थिति हो गई है कि रामपुरा हाउस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, उस पोजीशन में पहुंच गया है। सहारणवास हाउस के सामने भी अपने भविष्य को संवारने का संकट खड़ा है। बूढ़पुर हाउस, जिसको हम कहते हैं कि वो भी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। यानी कि राव नरबीर का जिक्र करता, राव नरबीर सिंह। कनीना हाउस एक किस्म से अब पीछे हट गया, मतलब अब राजनीति के वो हाशिए पर
दिखाई दे यानी कि रहा एक तरीके से हम कह सकते हैं खत्म है, नाम लेने वाला कोई नहीं। हाशिए पर नाम लेने वाले तो हैं, लेकिन नहीं, अब वो राजनीतिक सक्रियता हाशिए राजनीति पर। नहीं है, हाँ, मतलब जो उनके बेटे पुत्र है कर्नल राम सिंह के संजय, हाँ, मतलब ना वो के बराबर है। अब राजनीतिक हाशिए पर वो जी। हैं। तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि भाई सिर्फ रामपुरा हाउस, राव इंद्रजीत सिंह, ये एक किस्म से 5वां लगातार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसको कहते हैं ना जीत की 5 पंचा मारने के लिए अपना, क्योंकि 2 बार कांग्रेस से 2004 से और 2009 से 14 एक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में भी जीते थे। छठा इलेक्शन है राव इंद्रजीत सिंह का लोकसभा। वो जब परिसीमन से पहले था तो वो एक किस्म से 98 में ये जीते थे, लेकिन 1 साल के बाद ही 99 में सुधा यादव कारगिल की लहर में सुधा ने इनको हरा दिया जी। तो ये कहीं ना कहीं हम 52 से अगर इतिहास में नजर डालें तो राव बीरेंद्र सिंह, राव बलबीर सिंह के गोद आए थे। राव बलबीर सिंह के 3 बेटियां ही थी। 1941 में उनकी डेथ हो गई थी और वो 1921 से पंजाब, जब ब्रिटिश एरा था उस टाइम भी चुनाव प्रक्रिया एक किस्म से शुरू हो गई थी, लेकिन वो सिलेक्टेड आदमियों को वोटिंग राइट्स होता था और सिलेक्टेड आदमी ही खड़े हो सकते थे चुनाव में। तो राव बलबीर सिंह अपने डेथ तक पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर चुने आते थे। राव मोहर सिंह, जो राव नरबीर सिंह के दादा लगते थे, पढ़े लिखे थे और वेल क्वालिफाइड, एक किस्म से लॉ ग्रेजुएट भी, सारी चीजें थी और जेलदार परिवार था इनका। तो उनको फिर एमएलसी के लिए राव मोहर सिंह को राव बलबीर सिंह के स्थान पर लड़वाया गया और वो जीत गए। और आगे चल के कहीं ना कहीं जो अहीर कॉलेज की स्थापना रेवाड़ी में जो है, एक ऐतिहासिक विरासत लिए हुए कॉलेज, उसकी स्थापना में राव मोहर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। आज भी राव मोहर सिंह का स्टैचू अहीर कॉलेज में स्थापित है और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी शिक्षण संस्थाएं पूरे इस अहीरवाल में स्थापित करवाई। लेकिन 1952 में आर्मी के कैप्टन भी थे, आईपीएस का भी सिलेक्शन हो गया था राव बीरेंद्र सिंह का, लेकिन इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। लेकिन 1952 में राव अभय सिंह के पास कांग्रेस की टिकट थी और राव बीरेंद्र सिंह जमींदारा इस तरह की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो पहले इलेक्शन में हार गए। लेकिन पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक किस्म से एमएलसी किसी तरीके से, जिस तरह से राजनीति में चलता है कि राज्यसभा मेंबर की आज जो कीमत है उस टाइम एमएलसी की भी शायद कीमतें रही होंगी, तो वो एमएलसी बन गए और बाद में वो कैरो मिनिस्ट्री में भी मंत्री बने। लेकिन वो भी एक इतिहास है कि किसी मिनिस्टर की पहली डिसमिशल वो राव बीरेंद्र सिंह के रूप में हुई थी हिंदुस्तान की इस लोकशाही में। कैरो से उनकी खटपट, एक उनका अपना स्वभाव था, अक्खड़ स्वभाव था, सामंती प्रवृत्ति थी, क्योंकि उन्हें विरासत में ये चीजें। कैरो यानी कि प्रताप सिंह कैरो। हाँ, नाम हमारे दर्शकों को पता चले ना। प्रताप सिंह कैरो, सरदार प्रताप सिंह कैरो अच्छे सुलझे हुए प्रशासक थे, राजनेता थे। मैं मेरे दादा और पिताजी से बहुत सुनता था, बोला बड़े दबंग नेता थे और जमीन से जुड़े हुए थे। मतलब उन्होंने इनको डिसमिस किया और इनके बगावती तेवर कहीं ना कहीं आगे रंग भी लाए। और जब 1966 में हरियाणा बना तो ये विधानसभा के स्पीकर भी बने, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने और इन्होंने अपनी विशाल हरियाणा पार्टी बनाई। 1962 में जो
एमएलसी पंजाब विधानसभा में थे, 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा की डेमोग्राफी बनाई गई, उसमें जो इलेक्ट हो रहे थे उनको ही पहली हरियाणा विधानसभा में सदस्यता दी गई। 67 में हरियाणा का पहला चुनाव हुआ, 68 में फिर दूसरा चुनाव हुआ, क्योंकि राव बरिंदर सिंह की सरकार भी ज्यादा दिन 8-9 महीने ही चली थी और फिर 68 में दोबारा चुनाव करवाना पड़ा। और इस तरह से इनकी बहन बाईजी सुमित्रा देवी, राव बलबीर सिंह की जो 3 बेटियां थी जिनके यहाँ ये गोद आए थे, उन्होंने आजीवन एक किस्म से एक साध्वी का, एक समाज सेविका का एक रोल अदा किया। नारी शिक्षा के लिए, ग्रामीण उत्थान के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। और 1957 के चुनाव में पंजाब विधानसभा की ज्वाइंट, जब हिमाचल भी नहीं था, हरियाणा भी नहीं था, पंजाब विधानसभा की निर्विरोध आप कह सकते हो कि वो पहली विधायिका बनी। राव अभय सिंह ने भी 1952 में राव बरिंदर सिंह को बेशक हरा दिया था, लेकिन बाईजी के सामने राव अभय सिंह ने भी पर्चा नहीं भरा। राव अभय सिंह जाटूसाना चले गए 1957 में और वहां से कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव जीते। चलिए, अब मेरा सवाल आ जाता है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अहिरवाल हम कहते हैं बड़ा शांत रहा है राजनीति के मामले में, लेकिन कुछ ऐसे दौर भी आए जब गोलियां तक चल गई, क्योंकि जब कर्नल की एंट्री राजनीति में हो गई और वो भी इन्हीं के रिलेटिव थे, तो ये पूरे परिवार की थोड़ी सी हिस्ट्री, क्योंकि इधर कैप्टन हाउस था या कहें राव अभय सिंह सारनवाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम 3 घराने बड़े राजनीति के अंदर थे। तो किस तरीके से ये जो शांत अहिरवाल था, जहां शांतिपूर्वक चुनाव होते थे, कसम कस्सी होती थी राजनीति में, लेकिन वो दौर के हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं जब गोलियां तक चल गई, कई लोग उसके अंदर घायल हुए, थोड़ा सा इतिहास आप हमें वो बता सके। सही बात है मोहनलाल जी के, क्योंकि राव अभय सिंह भी, उनको इतने शरीफ थे वो, मतलब ऑनेस्ट भी, ईमानदार भी और सड़क पे चलने वाले, मतलब लोग कह भी देते वो कंजूस भी थे, मतलब उनके कोई शौक नहीं थे। और यहाँ मैं रोकूंगा आपको। हाँ। थोड़ा सा आप जब बता रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि ये पैसे के मामले में कैसे थे? क्या पहले इनका घराना अच्छा खासा जमींदार था, जमीनें वगैरह थी इनके पास? क्योंकि कैप्टन साहब अक्सर कहते हैं हमारे पास सबसे बड़े जागीरदार थे हम। वो थोड़ा सा इतिहास मुझे थोड़ा सा पता चले। सही बात है। इनकी जब ये लैंड सीलिंग एक्ट आया ना, मतलब इनके पास इतनी जमीन थी कि वो सरप्लस में गई और आज तक भी वो अड़झेड़ा इनके गले में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी वो कंजूस, मतलब मितव्ययी थे, मतलब बहुत पैसे को देख करके खर्च करने वाले थे, बिगाड़ने वाले नहीं थे। मतलब हाँ, कि ऐशो आराम मौज के अंदर, मतलब पैसे की कदर करते थे। जब भी पैसा जुड़ता है, जब भी पैसा जुड़ा तो वो शरीफ आदमी थे। राव बरिंदर सिंह के मुकाबले में कांग्रेस ने राव निहाल सिंह को लाए, दो निहाल सिंह, उनका भी यही हशर हुआ। राव मोहर सिंह भी पढ़े लिखे थे, शरीफ थे, मतलब एक पढ़े नेचर अलग होती है, लेकिन उनको भी हाशिए पे डाल दिया। राव मोहर सिंह के बेटे राव महावीर सिंह, उन्होंने फिर अपनी पैठ जमानी शुरू करी और वो 2 बार गुड़गांव सोना उधर से एमएलए भी बने, मंत्री भी बने। लेकिन वो इतने जिसको कहते हैं ना कि वायलेंट नहीं थे जितने राव बरिंदर सिंह थे। कर्नल राम सिंह रिश्ते में राव बरिंदर सिंह के बहनोई लगते थे, लेकिन पारिवारिक कुछ कारण रहे होंगे तो 70 के दशक में ही उनका तलाक हो गया कर्नल राम सिंह का। और 77 में कहीं जब जनता पार्टी की लहर आई और एक किस्म से पूरे देश में कांग्रेस उखड़ गई, उस टाइम बॉर्डर पर कर्नल साहब का फार्म हाउस था, दिल्ली में आते जाते गोल्फ खेलते थे, तो उनकी चौधरी चरण सिंह और उस टाइम जनता पार्टी के लोगों से मेल मुलाकात हुई और जनता पार्टी की टिकट लेके वो रेवाड़ी विधानसभा में आ गए। तो फौजी अफसर थे और एक पारिवारिक, एक जब व्यक्तिगत कोई रंजिश हो जाती है ना,
आदमी फिर ज्यादा ब्लंट होता है। तो 1977 में बहुत थोड़े मार्जिन से विशाल हरियाणा पार्टी के दारूहेड़ा वाले राव शिवरतन सिंह से कर्नल साहब 83-85 वोटों से जीत गए और जीतते ही एक किस्म से उनके अनुभव को देख के, दबंगपने को देख के देवीलाल गवर्नमेंट में वो कई महकमों के मंत्री बने, फिर स्पीकर भी बने और फिर जब 23 सितंबर को इंदिरा गांधी रेवाड़ी राव तुलाराम शहीदी दिवस पर आई और उन्होंने मदद की गुहार की तो राव बीरेंद्र सिंह ने अपनी विशाल हरियाणा पार्टी का मर्जर कांग्रेस में कर दिया। जी। भजन लाल बहुत जुगाड़ू आदमी था, बहुत एक किस्म से राजनीति का व्यापारी था। उसने पूरा मंत्रिमंडल, अपनी सारी सरकार ही कांग्रेस में मर्ज कर दी। तो उसमें कर्नल राम सिंह भी शामिल हो गए। लेकिन 1980 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो राव बीरेंद्र सिंह अच्छे बहुमत से यहां से जीते और एक किस्म से नंबर 2 पोजीशन प्राइम मिनिस्टर के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी के बाद शपथ ली और उनको कृषि मंत्रालय, आज जिस मंत्रालय के 8-10 महकमे मंत्रालय हैं, वो अकेले उस मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर थे। 82 में जो विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो कर्नल साहब की टिकट राव बीरेंद्र सिंह ने अपने हाई कमांड के लिंक के द्वारा कटवा दी। लेकिन कर्नल साहब ने इस 5 साल में आम आदमी तक एक ऐसी पैठ बना दी और एक्सपोज कर दिया। तो जैसे कि भाई ये सामंती हैं और कर्नल राम सिंह ने आम आदमी को अपने साथ जोड़ा तो वो निर्दलीय खड़े हो गए और कांग्रेस जगजीवन राम की पार्टी का सिंबल उन्होंने लेके चुनाव लड़ा। राव बीरेंद्र सिंह ने बाईजी सुमित्रा देवी पद्मश्री, जिनको पद्मश्री का भी अवार्ड मिला और वो 1957 में तो निर्विरोध चुनी गई, लेकिन 1962 में, 67 में और 68 में लगातार 4 बार रेवाड़ी से विधायक भी चुनी गई। उनको कांग्रेस की टिकट बाईजी को दिलवा दी। हालांकि बाईजी उस टाइम अनमने मन से थी, क्योंकि 1972 के चुनाव में भी बाईजी हार का मुंह देख चुकी थी। जाटूसाना हलके से कर्नल महासिंह ने बाईजी को हरा दिया था। कर्नल राम सिंह उस चुनाव में जीत की ओर आ गए। तो जब पता चला राव बीरेंद्र सिंह को भी, समर्थकों को भी, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने कर्नल राम सिंह का कनेड़ा हाउस काउंटिंग वाले दिन घेर लिया अपने समर्थकों से और एक किस्म से कर्नल राम सिंह को रोकने के लिए कि ये काउंटिंग पर ना जाए और अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ घालमेल करना हो तो वो भी किया जाए। लेकिन हवा कर्नल की तरफ चल गई थी और जब दोनों तरफ से गोलियां चली, कनीना हाउस और इधर ये छाजूराम हॉस्टल जो रेलवे ट्रैक के पास है, यहां से राव बीरेंद्र सिंह समर्थकों ने कनीना हाउस पर गोलियां चलाई और कनीना हाउस के अंदर से भी, छत पर से, वहां से भी गोलियां चली। भगदड़ मची, लोग जूती चप्पल अपने साफे वो छोड़ छोड़ के भागे और काफी लोग घायल हुए। पुलिस की प्रोटेक्शन में कर्नल राम सिंह काउंटिंग पर पहुंचे और रात को 10 बजे ही काउंटिंग एक किस्म से पूरी हो गई थी और कर्नल राम सिंह 8000 से भी ज्यादा वोटों से जीत रहे थे, लेकिन रिजल्ट रुकवा दिया गया। कर्नल राम सिंह ने भी जगजीवन राम जी को, इलेक्शन कमीशन को अपना दबाव बना के सुबह 3 बजे के बाद कहीं जाके वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो वो एक अदावत जो कौन जीता उस? कर्नल राम सिंह। अच्छा, 8000 से भी ज्यादा वोटों से और बाईजी को उन्होंने हरा दिया। ठीक है, बात दे दी। ठीक है। अब आता है कैप्टन हाउस का जिक्र। उनकी एंट्री कैसे होती है? 87 में फिर, क्योंकि 82 में अल्पमत में थी कांग्रेस,
और चौधरी देवीलाल के पास पूरा जुगाड़ था, बहुमत उनके पास 87 में ना 82 की। अच्छा। लेकिन गवर्नर को धता बताते हुए और ये जो कर्नल राम सिंह की तरह से 4-5 जो निर्दलीय थे, भजनलाल ने इनको अपने पाले में लेके और शपथ दिलवा दी। तो कर्नल राम सिंह फिर पावर में आ गए। ऊपर राव बिरेंद्र सिंह पावर में रहे, नीचे कर्नल राम सिंह भजनलाल के पावर में रहे। लेकिन 87 का जब इलेक्शन आया तो 87 के इलेक्शन में फिर राव बिरेंद्र सिंह ने कर्नल की टिकट कटवा दी और यहां से हुकमचंद कालड़ा, पंजाबी समाज के एक व्यापारी, उनको कांग्रेस की टिकट दिलवा दी। कर्नल राम सिंह फिर निर्दलीय के रूप में रेवाड़ी से चुनाव में कूद गए। राव अजीत सिंह, राव बिरेंद्र सिंह के जो छोटे बेटे थे, वो न्याय युद्ध में शामिल हो गए और चौधरी चरण सिंह का अजीत सिंह वो बगावत कर गया। तो जब चौधरी देवीलाल ने कि भाई वो नालायक निकला अजीत सिंह, अब हमें राव अजीत सिंह एक लायक बेटा मिल गया है, और 87 के चुनाव में रेवाड़ी से चौधरी देवीलाल ने अजीत सिंह की टिकट डिक्लेयर कर दी। लेकिन राव बिरेंद्र सिंह सेंटर में कांग्रेस के मिनिस्टर थे और उन्होंने जबरदस्ती राव अजीत सिंह का फार्म निकलवा लिया। रघु यादव जनता पार्टी के एक किस्म से संस्थापकों में से थे, युवा थे, लेकिन उनको लगा कि अब ये एक मौका है और उन्होंने रातों रात पाड़ा बदल के जनता पार्टी से लोकदल ज्वाइन किया और वो देवीलाल की टिकट लेके 1987 में रघु यादव एमएलए बन गए। लेकिन एमएलए बनते ही रघु यादव युवा थे, संघर्षशील थे, छात्र राजनीति से निकले हुए थे, पर वो महत्वाकांक्षी भी बहुत थे और वो एकदम उन्होंने सोचा कि भाई मैं एमएलए बन गया, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, करूं। और उन्होंने इलाका ही भेदभाव, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देवीलाल और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने रघु यादव की पीठ थपथपाई कि तू आगे बढ़, और कांग्रेस ने उसकी देश भर में 3-4 बड़े बड़े स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। हालात ये हो गए कि रघु यादव को पार्टी से एक किस्म से निष्कासित करने की पोजीशन हो गई, तो रघु यादव ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। 2 साल के अंदर ही जैसे ही रघु ने वो विधानसभा की वो खाली करी, ऊपर सेंटर में कहीं ना कहीं बोफर्स तोप मामले में, उस घोटाले में राव बिरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया केंद्र में मंत्री पद से, राजीव गांधी की सरकार में से, और वो देवीलाल के पाले में चले गए कांग्रेस छोड़ के। और मिड टर्म पोल आ गया 89 में, तो पार्लियामेंट का मध्यावधि चुनाव हो गया और रेवाड़ी विधानसभा का बाई इलेक्शन हो गया। कर्नल राम सिंह को जैसे ही राव बिरेंद्र सिंह कांग्रेस से निकले, देवीलाल की तरफ गए, कर्नल राम सिंह को कांग्रेस ने ले लिया और कांग्रेस ने पार्लियामेंट की टिकट पहली बार कर्नल राम सिंह को दे दी। यहां कोई टिकट लेने वाला नहीं था उस बाई इलेक्शन में, क्योंकि 90 में से 85 सीटें देवीलाल के पास थी, बीजेपी से भी गठबंधन था। तो राव अजीत सिंह को 87 की बजाय फिर 89 में दोबारा गठबंधन का कैंडिडेट बनाया गया और उनकी जीतने की सट्टे में, बाजार में वो खूब पूरी संभावनाएं थी। लेकिन कर्नल और कप्तान की जोड़ी, नीचे कप्तान बाई इलेक्शन में, ऊपर कर्नल पार्लियामेंट में, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि हालांकि कर्नल राम सिंह 3-1000 वोट से पार्लियामेंट का पहला इलेक्शन हार गए, लेकिन जितनी वोट कर्नल को रेवाड़ी विधानसभा से मिली 10,000 के करीब, उतनी ही वोटें कप्तान को मिली और दोनों रेवाड़ी विधानसभा से जीत गए और कैप्टन अजय यादव की राजनीतिक सफर शुरू हो गया। कैप्टन की एंट्री हो गई, इधर रामपुरा हाउस, इधर कैप्टन हाउस और कहीं कर्नल हाउस। किस तरीके से इनका समापन भी होता है ये बताइए आप थोड़ा सा। अब जैसे ही
87 एंड 89 में वो हुई, तो 87 के इलेक्शन में, 84 के इलेक्शन में जो बूढ़पुर हाउस था, मतलब वो कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह ने अपनी एंट्री, राव महावीर सिंह भी गुजर लिए थे, लेकिन वो पार्लियामेंट, उस टाइम उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि भाई वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ सकें। तो राव नरबीर सिंह ने बूढ़पुर हाउस की तरफ से भी पैर निकालने शुरू कर दिए थे और वो भी मैदान में आ गए थे। जल्दी ही फिर पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई और 89 में फिर मध्यावधि चुनाव हुआ, और इधर हरियाणा विधानसभा में भी ओम प्रकाश चौटाला 2-3 बार, देवीलाल को इस्तीफा देना पड़ा, गुप्ता जी भी चीफ मिनिस्टर बने, मास्टर हुकम सिंह भी चीफ मिनिस्टर बने, चौटाला साहब भी चीफ मिनिस्टर। तो हरियाणा विधानसभा का भी मिड टर्म एक किस्म से हो गया कि भाई ये चीज नहीं चल पा रही। तो 91 का जो इलेक्शन आया उसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव फिर साथ हुए। कर्नल राम सिंह को कांग्रेस की टिकट मिली और यहां कप्तान को विधानसभा की टिकट मिली। कर्नल राम सिंह ने राव बीरेंद्र सिंह को इस बार हरा दिया। उसी रेशो में रेवाड़ी से कप्तान भी जीत गया। तो कर्नल और कप्तान की जोड़ी 89 में भी एक साथ चली और 91 में भी एक साथ चली। लेकिन इसी दौर में कर्नल राम सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शमशेर सिंह सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह, इस चौकड़ी ने भजनलाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी में रहते हुए ही अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भजनलाल ने कर्नल राम सिंह की काट ढूंढने के लिए कप्तान को राज्य मंत्री बना दिया और एक किस्म से कि भाई तू इनसे अलग रहेगा, कर्नल से तू अलग हो जा और मैं तेरे को ऊपर उठाऊंगा। वो इनके साथ चला गया राज्य मंत्री होके, और कर्नल राम सिंह को दबाव में राज्य मंत्री सेंटर में बनाना पड़ा कांग्रेस ने। हाईकमांड इसको भी नाराज नहीं करना चाहती थी और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में कर्नल राम सिंह मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। ये 5 साल का टाइम निकल गया, लेकिन भजनलाल के पास रहे कप्तान साहब, कर्नल से हट गए। तो 96 में जब कर्नल साहब ने ये देखा कि कांग्रेस में अब तुम्हारी बात नहीं बनेगी, तो रातों रात कर्नल साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस छोड़ दी, और बीजेपी ने भी कर्नल साहब को महेंद्रगढ़ लोकसभा का टिकट दे दिया। पहली बार दिल्ली बॉर्डर से लेकर नांगल चौधरी तक महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलाने वाले कर्नल राम सिंह थे, और उन्होंने राव बीरेंद्र सिंह को फिर लगातार दूसरी बार हरा दिया। लेकिन कर्नल साहब ने अपने पार्लियामेंट के साथ साथ रेवाड़ी विधानसभा की टिकट भी अपनी घरवाली शारदा देवी को दिलवा दी। वो बात कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को भी और कर्नल के निजी कुछ समर्थकों को भी नागवारा गुजरी। उस संकट से निकलने के लिए कप्तान साहब रामपुरा हाउस की शरण में गए और एक किस्म से अपने आप को चौथा बेटा रामपुरा हाउस का राव बीरेंद्र सिंह का बता के, जब एक थोड़े से मार्जिन से 96 में कप्तान साहब ने रेवाड़ी की सीट फिर निकाल ली, तीसरी बार लगातार, और शारदा रानी बीजेपी की टिकट पर हार गई। फिर 98 में फिर मध्यावधि चुनाव हुआ लोकसभा का, क्योंकि मिली जुली सरकारें गिरती रही, बढ़ती रही। इस बार 96 में हारने के बाद लगातार 2 बार
उम्र भी हो गई थी। राव बीरेंद्र सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह को, अपने बेटे को आगे किया। कर्नल साहब बीजेपी की टिकट पर, राव इंद्रजीत सिंह ने अपना पहला पार्लियामेंट का चुनाव 98 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ा और उन्होंने कर्नल राम सिंह जाटूसाना से नहीं, पार्लियामेंट का। अच्छा, पार्लियामेंट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा नहीं, महेंद्रगढ़ लोकसभा। हाँ, ये तो बाद में बनी है। तो राव इंद्रजीत सिंह ने कर्नल साहब को हरा दिया। तो 98 के बाद, जैसे कहते हैं ना, बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है। फिर लौट के बीजेपी ने नहीं देखा कि जिस आदमी ने कमल का फूल पहली बार इस इलाके में अहिरवाल में खिलवाया, और कर्नल साहब की एक किस्म से राजनीति को ब्रेक लग गया। लेकिन एक साल बाद ही फिर पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, मिड टर्म 99 में। कारगिल लहर में सुधा यादव, वो कारगिल की वीर नारी के, उसमें बीजेपी ने सुधा को टिकट दे दिया और सुधा ने राव इंद्रजीत सिंह को 99 के पार्लियामेंट इलेक्शन में हरवा दिया जी। लेकिन 2004 में फिर शाइनिंग इंडिया के झांसे में प्रमोद महाजन की शाइनिंग इंडिया, जो उन्होंने 6 महीने पहले पार्लियामेंट का चुनाव करवा दिया, उसमें कांग्रेस की रिवाइवल हो गई अपने आप ही, और राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस की टिकट पर 2004 के लोकसभा में सुधा यादव को हरा के पार्लियामेंट में पहुंच गए, जो आज तक अब हम कह सकते हैं कि 5वीं बार 2024 में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलिए, ये आपने तमाम चीजें बता दी, लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसे कौन कौन से राजनीति घराने हैं जो अस्तित्व में थे, धीरे धीरे उनका समापन होता चला गया। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो दर्शकों की निगाह है, और इसी के बाद हम वीडियो का समापन भी करेंगे, क्योंकि 2 बड़े वीडियो बन गए। पहला एपिसोड हमने दिखाया, अब हम ये दूसरे एपिसोड में बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, पहला तो आपने सही कहा, तो मैं कह रहा हूं ना कि सबसे पहला संकट तो आज इस सबसे बड़े राजघराने पर ही है, रामपुरा हाउस पर। आज राव बीरेंद्र सिंह वाले तेवर राव इंद्रजीत सिंह में नहीं है। इनके बेटे राव अजीत सिंह, राव बीरेंद्र सिंह उनको विरासत सौंपना चाहते थे राजनीतिक तौर पर, लेकिन उन्होंने 3 इलेक्शन लड़े, रेवाड़ी से, अटेली से, लेकिन भाग्य की भी बात होती है, वो कामयाब नहीं हो पाए। राव बीरेंद्र सिंह के तीसरे बेटे, जिसका कोई राजनीति से यादवेंद्र सिंह का इतना कोई लगाव नहीं था, वो 2 बार जाटूसाना कोसली से एमएलए जरूर बन गए। आज ये पोजीशन हो रही है कि रामपुरा हाउस भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर चल रहा है। तो सबसे बड़ा संकट तो आज की तारीख में रामपुरा हाउस पर आ गया। नहीं, थोड़ा उससे पहले कर्नल साहब का क्या रहा? उसके बाद जो एक चुनौती, कड़ी चुनौती जिसको कह सकते हैं कि भाई गोलियां तक चली। नहीं, बेटे को स्थापित नहीं कर पाए ना वो उस अपने बेटे। चुनौती को कर्नल साहब ने जो चुनौती दी, 98 में हारने के बाद कर्नल साहब की राजनीति का विराम लग गया। हालांकि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके अच्छे संबंध थे, तो 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी वो नहीं थी। उस टाइम टिकटें बांटी थी भजनलाल ने, भजनलाल की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बाद में एक किस्म से लाए गए थे मुख्यमंत्री के लिए। तो 5 में दाव नहीं लगा कर्नल साहब का अपने बेटे को राजनीति में लाने का। 2009 में जरूर कर्नल साहब का बेटा संजय राव से लड़ाया उसको चुनाव, और नारनौल से इसलिए लड़वाया क्योंकि जितने भी 89 में, 91 में, 96 में पार्लियामेंट के चुनाव में नारनौल से कर्नल साहब कभी नहीं हारे। तो
तो वहां नारनौल से टिकट दिलवाई, लेकिन वहां बाहरी और लोकल का मुद्दा ऐसा हुआ कि संजय राव वहां नहीं चल पाए। तो वो एक किस्म से अब 2009 के बाद 15 साल हो गए, तो लगता नहीं है कि भाई अब वो। तीसरा राजघराना बूढ़पुर हाउस, मतलब उसको भी झटका 2019 में दिया गया। लेकिन मैंने जैसे बताया 84 में ही राव नरबीर सिंह ने कदम निकाल लिए थे पार्लियामेंट के लिए, पर उम्र नहीं थी। पर 1987 में चौधरी देवीलाल ने राव नरबीर सिंह को जाटूसाना से मैदान में उतारा और पहली बार राव इंद्रजीत सिंह को 1977 में पहला चुनाव लड़ा था। 1987 में पहली हार का सामना नरबीर सिंह के हाथों राव इंद्रजीत सिंह को मिला और छोटी उम्र में ही वो गृह मंत्रालय के मंत्री भी बने हरियाणा के राव नरबीर सिंह। उसके बाद भी वो और हलकों से 14 में भी चुनाव जीते हैं, वो बढ़ते रहे बीच में। और 1996 में भी जो बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार का गठबंधन टूटा और मुख्यमंत्री की रेस में राव नरबीर सिंह भी थे, उस जोड़ तोड़ में रामविलास शर्मा, राव नरबीर सिंह, जब वो सरकार गिरी थी फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, पार्लियामेंट के भी इलेक्शन लड़े। 2014 में राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से कामयाब हो गए। इस बीच राव नरबीर सिंह ने कहीं ना कहीं परिवार के नाते अपनी बेटी का रिश्ता राव दान सिंह के बेटे से कर दिया। राव दान सिंह एक किस्म से राव बीरेंद्र सिंह के भणेज दामाद, वो भी रिश्तेदारी में शामिल हो गए। तो राव दान सिंह और राव नरबीर सिंह अलग अलग पार्टियों में रहते हुए एक पारिवारिक गठबंधन में बढ़े और कहीं ना कहीं राव दान सिंह के बेटे का कोई केस और कोई इस तरह की बात हो गई थी, कोई घोटालेबाजी में, उसकी आंच, उसकी फाइल नरबीर सिंह की टिकट कटवाने में भी कारगर हुई, क्योंकि 2014 में ही राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में आ गए थे और केंद्र में मंत्री भी बन गए थे। तो अब बूढ़पुर हाउस भी, इनके चाचा राव विजयवीर सिंह भी एक बार एमएलए रहे, इनके भाई कमलवीर सिंह शरद यादव के भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी कई कोशिशें करी। तो अब बूढ़पुर हाउस भी अपने अस्तित्व की 2024 के विधानसभा में लड़ाई लड़ेगा लग रहा है। जहां तक साहणवास हाउस की बात है, साहणवास हाउस ने अपनी एक किस्म से तीसरी पीढ़ी को कामयाब कर दिया है। अच्छा, उसको राजनीति में जमा दिया है। हार जीत होती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहती है, लेकिन लगता है कि ये साहणवास हाउस का अब सिक्का राजनीति में अहिरवाल में जारी रहेगा। तो इस बीच में चिरंजीव राव चलाएगा, यानी कि 1967 में कैप्टन के चाचा राव जसवंत सिंह भी राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी से एमएलए जाटूसाना से चुने गए थे। एक साल वो भी एमएलए रहे। तो साहणवास हाउस हमें लगता है कि भाई, तो कुल मिला के जैसे मैंने बताया ना कि भाई कर्नल साहब भी कहीं ना कहीं रामपुरा हाउस के रिश्तेदार थे। राव अभय सिंह, जब राव बीरेंद्र सिंह 1977 में मनोहर लाल सैनी एक गैर अहीर से हार गए थे, तो 1980 के चुनाव में राव बीरेंद्र सिंह ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए अपने विरोधियों को, कर्नल राम सिंह भी जीत के आ गए थे मैदान में, तो राव अभय सिंह को, हालांकि उनसे हारे थे 52 में, बागवानी बोर्ड का चेयरमैन तक बनवाया राव बीरेंद्र सिंह ने। तो वो चीज, कभी दुश्मनी कभी दोस्ती करके साहणवास हाउस अपनी नैया
खे रहा है हमें। तो चौहान साहब हमारे साथ जुड़े, तमाम चीजें हमने आपको दिखाई, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।